पॉडकास्ट में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम अक्षयवट में। शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने का एक हथियार है। बच्चे की शिक्षा की शुरुआत उसके घर से होती है, परिवार से होती है, परिवार के संस्कार से होती है। शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए हमें जरूरी है पूरे देश भर में एजुकेशनल अवेयरनेस फैलाना। शिक्षा हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। स्थिरता लाने के साथ साथ यह एक ऐसी चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके साथ ही शिक्षा हमारे करियर के दरवाजे भी खोलती है और शिक्षा हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाती है और बिना किसी भेदभाव के हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो इसी से मिलते जुलते विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, देखते हैं इसी से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी। सोचने विचारने को मनुष्य का एक सकारात्मक लक्षण माना जाता है। हम जीवन में कितना सफल होते हैं या अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। असल में हमारी सोच ही हमारा असली व्यक्तित्व और व्यवहार है, जो भौतिक रूप में बाहर निकलकर लोगों के सामने आती है और उसी प्रकार से समाज में हमें मान सम्मान मिलता है। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और उन पर सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया मिलती है, यह हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। वास्तव में हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। सामान्य तौर पर विचारों के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हल कर सकने का विश्वास ही हमारी सकारात्मक सोच है। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हिम्मत बनाए रखना हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति है। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है या खुद को समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रखना है, तो हमें अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखनी चाहिए। कठिन से कठिन समय में अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच को अपने अंदर धारण करता है, तो उसे कई तरह के लाभ मिलते हैं। यह लाभ मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों हो सकते हैं। सोच से संपन्नता की तरफ बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है सिंहावलोकन का। जब कोई रुककर, ठहरकर अपने पीछे के जीवन को देखे, बिना पीछे देखे अपनी गलतियों का पता नहीं लग सकता और इसके लिए रुकने की जरूरत है, जिसका सबसे अच्छा समय वृद्धावस्था को माना जाता है। सिंहावलोकन का महत्व हर समय है और चौथापन इसके लिए सबसे उपयुक्त समय भी है। स्टोरी के बाद पुनः स्वागत है आपका। बताती चलूं कि आज हमारे साथ बेहद खास अतिथि जुड़े हैं, तो आइए बिना देर किए आपकी मुलाकात कराते हैं आज के विशिष्ट अतिथि से। सर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद स्नेहा मैम जी, अर्पिता मैम जी। जी। कहा जाता है कि बच्चे की जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है। जो पहली ट्रेनिंग होती है वो उनके घर से ही शुरू होती है। और भारत के पारिवारिक ढांचे को देखते हुए इस तथ्य की कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और अर्पिता मैम जी, मैं आपसे इस विषय पर कि यह एक ऐसा विषय है जी, जो आज नहीं सदियों से माँ के रोल को इस धरती पर भुलाया नहीं जा सकता है। और माँ जो है, माँ से ही जिंदगी शुरू होती है। बच्चे सबसे पहले जब जन्म लेते हैं तो उनकी पहचान माँ से होती है और माँ की जो पहचान होती है, बच्चे पूरे अपनी जीवन यात्रा में उसको दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माँ का बहुत बड़ा रोल है शिक्षा के क्षेत्र में कि शुरुआती दौर की शिक्षा माँ से ही शुरू होती है। माँ बच्चों को चलना सिखाती है, माँ बच्चों को खाना खाना सिखाती है, माँ बच्चों को कपड़ा पहनना सिखाती है, माँ बच्चों को बोलना सिखाती है, माँ बच्चों को अतिथि आएंगे तो कैसे आदर करना चाहिए, किनसे कैसे बात करना चाहिए, ये सारी बातें बच्चे जो है शुरुआती दौर में माँ से सीखते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यह बातें इतना तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और समाज बहुत हर रोज नई नई सोच के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रही है, लेकिन उसमें जो प्राइमरी है माँ का रोल है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जा रही है। माँ बड़े
ध्यान से बच्चों पर ध्यान रखती है कि बच्चे अगर कमजोर है तो उनको कितना देर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एक ग्रैस्पिंग कैपेसिटी, जो ग्रहण करने की क्षमता है, उम्र के साथ वह क्षमता बढ़ती है और एक समय आवेगा जब ग्रैस्पिंग कैपेसिटी फिर धीरे 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 घटने लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में माँ बच्चों को पौष्टिक आहार देती है कि किस उम्र में कितना ग्रैस्पिंग कैपेसिटी है, ये माँ महसूस करती है और उसी के अनुसार। लेकिन अब हमारे देश में जहां 8 अरब सपनों के साथ हम लोग जी रहे हैं, इतनी जनसंख्या का लोड है और इसमें माँ जो है वह हर लेवल की माँ, हर तबके की माँ सही रोल अदा नहीं कर पा रही है। और उस सिलसिले में, उस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि दुनिया के और राज्य में या दुनिया में, अपने ही देश में हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ की माँ को भी शिक्षा से डायरेक्ट, जो हमारी स्कूली शिक्षा है, उनसे माँ को जोड़ा जा रहा है कि माँ को ट्रेन करना है कि वो हमारे शिक्षा में, घर में ज्यादा समय तो माँ के साथ बच्चे होते हैं निश्चित रूप से, तो माँ हमारे शिक्षा में बच्चों को सहयोग करें ताकि आने वाले समय में, भविष्य में हमारे बच्चे अच्छा अध्ययन करके, अच्छा शिक्षा पाके और देश दुनिया में अपना और अपने देश का, अपने समाज का नाम कर सके अपने पैरों पर। अब इसमें शिक्षा जो है, जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है तो जनसंख्या लोड के कारण शिक्षक को रोजगार से हम लोग जोड़ दे रहे हैं। सरकार भी अब इतने सारे नौकरियों के साथ साथ अब रोजगार भी मुहैया कराने की सोच रही। तो बहुत सारे शिक्षा, इस तरह की शिक्षा हमारे देश में रोज सरकार सोच के और रोजगार के साथ ज्ञान को जोड़ रहा है। और उसके कारण जिस बहुत सारी शिक्षा जो अभी इधर के दौर में दशकों में आए हैं, BBA हैं, BCA हैं, MBA हैं, इस तरह जो ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को जो रोजगार दे। तो माँ के जो रोल है शिक्षा देने में, हम लोग माँ पर थे, तो माँ के बड़े शिक्षा में रोल है अर्पिता मैम जी। और चूंकि जो भारतीय समाज का जो परिवेश है, वो एक संयुक्त ढांचे का जो परिवार है, तो बच्चे अपने परिवार से ही संस्कार सीखते हैं। एकदम। मैं 2 दिन पहले की घटना बताती हूँ आपको कि मैं अपने गांव गया। मेरे भाई 80 बरस ओल्ड हैं, वो अकेले हैं भाई में, और हम कई भाई हैं। तो उन्होंने देखते, उनको पता नहीं अंदर से क्या लगा, उन्होंने कहा कि अकेला होता है बड़ी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जो कई भाई होते हैं तो उनको बड़े, तो यह उनके कहने का यह अर्थ था कि डायरेक्ट हमने कहा कि क्या बोल रहे हैं भैया, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, भाई होता है, भाई का मतलब जो दुख बांटे। लेकिन अभी जो दुनिया की चल गई है कि भाई केवल संपत्ति और सुख बांटने में लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह संस्कार भैया ने जो कहा, हमारे घर के और बच्चे वहां खड़े होकर सुन रहे थे और वो 80 बरस के थे, तो उनकी बातों में बड़ी गंभीरता थी और दम था कि संयुक्त परिवार में निश्चित तौर पर वो भी अपने माँ से, अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से सीखे थे और उन्होंने हम लोग के सामने बोला। तो इस तरह की बातें जहाँ संयुक्त परिवार है, उसमें निश्चित तौर पर शिक्षा के साथ संस्कार भी लोगों को अच्छे मिलते हैं। जी, और बात कर रहे हैं हम लोग शिक्षा की, तो हमारे देश में शिक्षा का संकलन किस तरह से है, जो शिक्षा की जो विभिन्न प्रणाली है, उसका निर्माण किस तरह से है? देखिए, अब उसमें अर्पिता मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि यह इतिहास बड़े पुराने हमारे हैं। आदिकाल में भी जाइए तो यहाँ शिक्षा आज से नहीं, जमाने आदिकाल से जब समाज बना, तो समाज की अगर कोई पहली सिस्टम बनी रही होगी तो निश्चित तौर पर वह शिक्षा ही पहली सिस्टम रही होगी। और उस समय शिक्षा कंप्लीट स्वतंत्र गुरुओं के हाथ में हुआ करता था और गुरु शिक्षा देते थे बच्चों को, जिसके कारण आम शिक्षा नहीं मिल पाती थी। जो सामर्थ्यवान होते थे, जो गुरुओं तक पहुंच पाते थे, उन्हीं को शिक्षा प्राप्त होता था। बाद में जब सरकारी व्यवस्था आई तो सरकार ने अलग अलग तरह के ऐसी नीतियां बनाई कि अब अपने देश में आम लोगों को भी शिक्षा, और 14 बरस के उम्र तक के तो एकदम कंपलसरी है, शिक्षा का अधिकार है हर व्यक्ति को। और सरकार की यह जो सूझबूझ है और सरकार ने जो बनाया है, उससे शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है। और शिक्षा 2 तरह से मुख्य रूप से दी जा रही है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में भी
कई भाग में एक प्री नर्सरी लोगों ने कर दिया, नर्सरी कर दिया, फिर 1 से 5 तक की शिक्षा किया, फिर सेकेंडरी शिक्षा में 12 तक की शिक्षा किया, और 12 तक की शिक्षा लेने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे जा रहे हैं। जिनको इच्छा है हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जिनको इच्छा है टेक्निक, क्योंकि 2 तरह की शिक्षा है, 2 तरह के ज्ञान है इस देश में। एक ऐसा ज्ञान जो नॉलेज के लिए हम लोग लेते हैं कि हम नॉलेज ले लिया और फिर अगली पीढ़ी को वो नॉलेज, हम बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो अब जैसे नॉलेज के लिए कि अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेढक को 4 पैर होता है, ठीक है ना। अब मेढक को 4, बहुत ऐसे जीव है जिसके पास 4 से ज्यादा पैर हैं, तो यह केवल ज्ञान के लिए कि आप ज्ञान अर्जित करो, इस धरती पर जो भी ज्ञान है, जो भी जरूरी चीजें हैं उसको आप समझो और जानो, और उस ज्ञान को जब आप ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अगली पीढ़ी में अपने ज्ञान को पहुंचाओ। और दूसरा पढ़ाई का है जो जिसको हम लोग अप्लाइड करते हैं, कि वैसा ज्ञान लेके जिससे कि डायरेक्ट हम समाज का, देश का, मानव की सेवा करें। अब जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेढक को पढ़ा तो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वही मधुमक्खी को अगर पढ़ लिया तो उससे हम देश दुनिया को एक से एक अच्छे क्वालिटी का, ज्यादा से ज्यादा कैसे मधु का उत्पादन होगा, और मधु बहुत स्वादिष्ट भोजन है और वो हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वह भी एक पढ़ाई है। तो इस तरह से पढ़ाइयाँ 2 तरह की, एक अप्लाइड, एक प्योर, फंडामेंटल और अप्लाइड की बात आपने की। हाँ, तो दोनों तरह के ज्ञान अब जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में बढ़ते हैं। हम लोग तो सामान्य रूप से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग तो प्योर ज्ञान के लोग हैं कि केवल ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं और अपने ज्ञान से अगली पीढ़ी को लाभान्वित करेंगे। टीचर हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आज के सामाजिक परिवेश में बुजुर्गों की भूमिका किस तरह से उभर कर आ रही है। देखिए अर्पिता मैम, बुजुर्ग जो हैं वो हमारे परिवेश में, हमारे समाज में ज्ञान का खजाना है। उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत तजुर्बा है, लेकिन परिस्थितियां जो है आज देश में, यह मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा अपने देश के सामने ये खड़ा है कि हमारे बुजुर्ग पहले थे क्या, बुजुर्गों की संख्या बहुत कम थी इस धरती पर, और आज बुजुर्गों की संख्या, हम डाटा देख रहे थे, कभी याद आ रहा है कि 8% कभी बुजुर्ग थे हमारे समाज में, आज वो बढ़ के 18%, 16%, 18% हो गए। उसके पीछे कारण है कि एक तो मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं जब जन्म लिया तो 9 भाई बहन के साथ जन्म लिया, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली तो 2 बच्चे सामान्य रूप से लोग घरों में रखते हैं, तो 2 बच्चे का है तो उससे फायदे हुए। एक तो कि महिला को प्रसव से जो कठिनाइयां होती थी, जो हेल्थ प्रॉब्लम होता था, उससे उनको लाभ मिला कि वो वैसा नहीं। लेकिन जब यूथ जन्म कम ले रहे हैं और बुजुर्ग 2 ही बच्चे हैं, पहले 8 बच्चे में बुजुर्ग एक हुआ करते थे, अब आज 2 बच्चे में एक बुजुर्ग हैं। उसी पर इसके पहले जो हमने चर्चा किया, भैया ने जो कहा कि 2 भाई हो तो निश्चित तौर पर 3 भाई हैं, माता पिता की सेवा, एक अगर इंगेज है तो दूसरा कर लेगा, तीसरा कर लेगा। तो बुजुर्ग जो भी हमारे समाज के हैं, उनके पास ज्ञान के खजाना धरोहर है वो। और ऐसे भी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी रोज लोग समाज में, राजनीति में बोलते रहते हैं कि वैसी पीढ़ी जो अपने पूर्वजों का आदर करता है, सम्मान करता है, निश्चित तौर पर वह पीढ़ी बहुत आगे निकल जाता है। तो बुजुर्ग, लेकिन इसके साथ साथ सरकार भी बुजुर्गों के लिए, वैसे बुजुर्गों के लिए जो एक उम्र के बाद, 60 के बाद अगर नौकरी में भी है तो रिटायर करके घर चले आते हैं, तो सरकार भी रीएम्प्लॉयमेंट का भी सुविधा बना रही है, सोच रही है, प्लानिंग चल रहा है कि वैसे लोगों को अगर स्वस्थ हैं, काम करने लायक हैं, हम लोग तो जिस नौकरी में है 65 रिटायर, कई सारे इवनिंग कॉलेजेस में भी अभी पढ़ाने की भी सुविधा मिल रही है। दूसरा की रिटायरमेंट का पेंशन योजना आ रहा है, बहुत सारे सरकार के वैसे लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है जो हमारे बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग जो समाज के हैं, जो जिस लायक हैं, उनकी सेवा निश्चित तौर पर हमारे अगली पीढ़ी को लेना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद तो मैं भी बुजुर्ग की श्रेणी में आऊंगा, हम अपने तजुर्बों का लाभ निश्चित तौर पर अपने सोसाइटी के माध्यम से, अपने अगली पीढ़ी को हम अपने तजुर्बों का लाभ देंगे। और
अभी देख रहे हैं हम लोग कि समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके पास नॉलेज है, बहुत है, और हम लोग लॉ बाइंडेड कंट्री में रहते हैं, जिंदगी जीते हैं। और आप जाइएगा सड़कों पर तो पता चलेगा कि कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि लॉ से लोग दूर होते जा रहे हैं। सड़कों पर अब लोग पता नहीं लेफ्ट से निकलना है, राइट से निकलना है, राइट से निकलना है, लेफ्ट से निकलना है। तो कभी कभी ऐसा हम महसूस करते, सोचते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी पता नहीं किस दिशा में। तो बुजुर्ग लोगों का बहुत अहमियत है, उनका जरूर उनके सब्र का लाभ लेना चाहिए। उनके जो तजुर्बे हैं, तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करना चाहिए। और बुजुर्ग जो हैं वो बड़ी ताकत हमारे हैं, उनको संभाल के रखने की जरूरत है। और हम लोग हमारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम देश में अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारी अगली पीढ़ी जो है वो बिहार में, अपने प्रदेश में खास करके बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। और भी देश में सरकार भी कानून बनाती है कि बस में सफर कर रहे हैं तो बुजुर्गों के लिए सीट तय कर देती है कि भाई वहां अगर कोई नौजवान बैठे तो आप उठ जाइए, बुजुर्ग हैं बैठ जाएंगे। तो इस तरह से सरकार भी उनके लिए बहुत करती है। पेंशन योजना ले आई है। पहले तो रेलवे में हम लोग अपने पिताजी को देखते थे कि बहुत सारे उनको सुविधाएं दी जाती थी जो सीनियर सिटीजन होते थे, लेकिन देश की परिस्थिति, आर्थिक बोझ के कारण ये सब सरकार की बातें हैं। जी सर, और चूंकि आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की, तो आप जिस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और अभी के बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी टेक्नोलॉजी अभी काफी एडवांस है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी ने पूरी पढ़ाई की, पूरी शिक्षा की संरचना को बदल कर रख दिया है, उसके प्रारूप को चेंज कर दिया है? एकदम निश्चित तौर पर अर्पिता मैम, ये सवाल जो है सो सारे दुनिया देख रही है कि किस तरह से हम लोग जिस जमाने में पढ़ाई पढ़ते थे तो एक तो किस ऑनर्स में पढ़ते थे तो 16 को सीट हुआ करता था, 16 स्टूडेंट होते थे और हर रोज क्लास करते थे। किताब से ही जो जानकारियां मिलती थी या अपने शिक्षकों से जो जानकारियां मिलती थी या अपने घर के अंदर अगर पढ़े लिखे माता पिता हैं, इस दिशा में भी हम पिछले कहना भूल गए कि बच्चियों को पढ़ाई की तरफ, चूंकि माँ बच्चियां बनेंगी और जब बच्चियां अपने समाज की पढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर उसके ठीक है वो नौकरी करें नहीं करें, वर्किंग लेडी बने नहीं बने, लेकिन अगर घर पे नहीं है तो उसके फायदे हमारे अगली पीढ़ी को निश्चित तौर पर मिल रहा है। कि हम तो, मेरी माँ तो उस जमाने में पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक देहात में कहावत है या आज भी हम महसूस करते हैं कि माँ जब पढ़ने की उम्र थी हमारे तो मेरी माँ हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि पर समय का सदुपयोग करो और समय का वो एकदम रूटीनबद्ध पालन कराती थी। आज तो हमारे बच्चे इतना टेक्निकल हाई हो गए हैं कि उनको पता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए। और हम लोग आप ही के चैनलों के माध्यम से या कई माध्यम से जो टॉपर होते हैं उनका भी इंटरव्यू देखते रहते हैं और जब उनका इंटरव्यू देखते हैं, जब वो बच्चे अपने सफर की चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे ही तैयारी करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो एक रूटीनबद्ध अगर बच्चे पढ़ें अपने समाज में, जो पढ़ाने की घर के अंदर माँ की ड्यूटी है, माँ से ही हमारी वार्ता यहाँ शुरू हुई है, इसलिए हम उस पॉइंट पर ही रह के चले आ रहे हैं। तो माँ की बहुत ड्यूटी बनती है, रोल बनती है कि अपने बच्चों का टाइम मैनेजमेंट का ख्याल, अगर आप बच्चे के साथ होते हैं तो, अगर बच्चे बाहर होते हैं तो निश्चित आप उनको किसी माध्यम से टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कराइए। क्योंकि बच्चे का जो है ना ग्रैस्पिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना, एज बाइज पहले भी चर्चा किया कि एक ग्रहण करने की शक्ति है। अगर 4 बरस चौथे क्लास के बच्चे को 5 घंटा, अब जैसे देखिए अलग अलग लोग क्लासेज जो 1 से लेके और 15वीं क्लास तक के बीए ग्रेजुएट हो जाते हैं लोग, 12 के बाद 13, 14, 15 ग्रेजुएट हो गए। आखिर 15वीं क्लास दुनिया में अंत क्यों किया गया? भारत और भारत जैसे कुछ ही देश हैं जहां मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी की पढ़ाई या फिर पीएचडी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 15 बरस में पढ़ाई खत्म करना है, 5 बरस की उम्र से हम लोग शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ बायोलॉजिकल जो डिफिनीशन है क्लासेस के, उसमें
ग्रैप्सिंग कैपेसिटी ही है। और एक टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड एक सवाल है कि पहले जब पहले हम पीएचडी करते थे तो उस वक्त प्लेजरिज्म की कोई सॉफ्टवेयर नहीं थी, बट आज प्लेजरिज्म की कई सारी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एक क्लिक में सारी थीसिस चेक हो जाती है, एकदम चेक हो जा रही है। कई आयाम से, कई विविध तरीके से आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वो बहुत मदद कर रही है आज की शिक्षा प्रणाली में। और कोविड के बाद तो ऑनलाइन शिक्षण बहुत तेजी से बढ़ा और उसके बाद एक क्लिक पर हम लोग के पास सब कुछ अवेलेबल है। तो आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि किस तरह से ऑनलाइन का इस्तेमाल करके, इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल करके बच्चे अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा ऐसा कुछ करके? अर्पिता मैम, मैं बताऊं कि कोविड के पहले हम लोग भी जो फॉर्मल एजुकेशन में थे वो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं करते थे, लेकिन जब कोविड आया और लगा कि लंबे समय तक यह सस्टेन करेगा तो हुआ कि भाई पढ़ाई बाधित नहीं हो, शिक्षा बाधित नहीं हो, तो यह दिशा में हम लोगों ने भी काफी क्लासेस ऑनलाइन अपने कॉलेज में भी लिया। और हमारी तो इच्छा थी कि विदेश में भी जाके पढ़ावे, लेकिन मौका नहीं, ऑनलाइन के कारण विदेश में भी क्लास लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस क्लासेस भी, पीएचडी के जो कोर्स वर्क हो रहे हैं, तो कई यूनिवर्सिटी जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस करके अपनी बात बच्चों को बताया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन की तरफ जो मूवमेंट हुआ, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, एक काइंड ऑफ एक रेवोल्यूशन आया है शिक्षा जगत में। एक तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वही बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया, लेकिन जब से हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की तरफ मूव किए हैं और बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, हम तो देखते हैं अपने इर्द गिर्द हमारे बच्चे जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, पहले जाते थे बड़े बड़े शहरों में कोटा की कोचिंग करना है, लेकिन अब तो उनको ऑनलाइन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर वो अपने घर के अंदर वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता था। तो निश्चित तौर पर यह जो है ऑनलाइन क्लासेस एक क्लिक पर आपको इतनी सारी ज्ञानें मिल जा रही है, तो यह युग है, पता नहीं आने वाले समय में और कितना हम लोग डेवलप करेंगे, देखते चले। सर, एक पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज के बच्चे वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, उनका झुकाव काफी ज्यादा है, तो हम ऐसी क्या चीजें करें, जो हम लोग बात कर रहे थे बुजुर्ग की, कि बच्चों में अच्छे संस्कार पनपे, किस तरह की प्रैक्टिस हम अपने घर में करें? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ निश्चित तौर पर बच्चे का झुकाव है, लेकिन उसमें जो बुजुर्ग हैं वो अगर बच्चे उनके साथ होते हैं, जो पहले भी आपने चर्चा किया कि ज्वाइंट फैमिली की बात है, तो जहाँ संयुक्त परिवार है उस परिवार का के बच्चे का झुकाव उस तरफ कम है। जहाँ बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग से बच्चे दूर रह रहे हैं, तो समय समय पर अवेयरनेस करने की, जागरूकता हम लोगों को फैलाने की जरूरत है कि हम अपने संस्कृति में वापस लौटें और हमारी संस्कृति ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सस्टेनेबल है। इसमें हम जो काम करेंगे उसमें सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमको अवेयरनेस प्रोग्राम भी, आप लोगों को भी अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह के करने चाहिए कि अगले, और हम अपने दर्शकों से सीधा संवाद करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, निश्चित तौर पर अपने बच्चों पर एकदम केयरफुल रहिए, अपनी जो समझ है, अपने जो तजुर्बे हैं, अपने बच्चों को बताइए और उसका लाभ बच्चे को भी मिले और परिवार खुशहाल हो। हमारे बच्चे संस्कृति परिवेश की तरफ नहीं जाए, पश्चिमी संस्कृति के तरफ। हमारे ही देश की संस्कृति एक जमाने में दुनिया भर के लोग ढोते थे, आज भी। अब देखिए 800 बरस बाद बड़ी हम लोगों को हर्ष है, खुशी है कि 800 बरस बाद हमारी खोई हुई नालंदा विश्वविद्यालय वापस आई है देश में। जी, चूंकि वक्त की सीमा है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम संदेश देना चाहेंगे कि जिस घर में माँ पढ़ी लिखी हैं, निश्चित तौर पर अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति हाथ धो के पड़े रहिए, जैसा कि हमारे जमाने में हमारी माँ रहती थी। और दूसरी बात कि बच्चे पर उसको संस्कार और टाइम मैनेजमेंट का
निश्चित तौर पर ख्याल कराते जी। रहिए कि बच्चे आपके आगे जी सक्सेस सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो इस तरह से हमने अपने अतिथि से जाना भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में, विभिन्न शिक्षा के आयाम के बारे में, भारतीय सभ्यता संस्कृति पर हमने बातचीत की, लाइफ मॉडिफिकेशन, अपडेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हमने बात की। उम्मीद है यह परिचर्चा आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार।